प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं साइक्लोट्रॉन। पिछले क्लास में हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लॉरेंज बल और दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 को पढ़े थे। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 12th फिजिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो साइक्लोट्रॉन जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से या बोर्ड पेपर की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, 2019 में पूछा गया था 6 नंबर में सीजी बोर्ड के पेपर में। ठीक, तो साइक्लोट्रॉन के अंतर्गत देखेंगे हम परिभाषा, सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि, व्यंजक, उपयोग और सीमा, इन सभी टॉपिक को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो साइक्लोट्रॉन होता क्या है, ध्यान दीजिए। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेशित कण जैसे कि अल्फा कण है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है आदि को त्वरित किया जाता है। किसके माध्यम से? साइक्लोट्रॉन के माध्यम से। ठीक, तो वो हो जाएगा उसका परिभाषा। लास्ट में मैं इन सभी को आपको क्रमशः लिखा दूंगा। ठीक, अब देखिए ये बना कैसे है, साइक्लोट्रॉन बना कैसे है। तो साइक्लोट्रॉन को बनाने के लिए क्या करते हैं हम, धातु के 2 खोखले गोले लेते हैं। क्या करते हैं, धातु के 2 खोखले गोले लेते हैं, वो भी कौन से आकार के, डी आकार के। जैसे कि ये देखिए एक गोला है हमारा D1 और दूसरा गोला है ये DT, इसको नाम दे दिए D1 और इसको नाम दे दिए D2। ठीक, अब इस दोनों डी को क्या कहते हैं, हम डीज कहते हैं। क्या कहते हैं, डीज। अब इस डी को क्या करते हैं, हम प्रत्यवर्ती वोल्टेज AC से जोड़ देते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, गोला जो है वो पूरी तरह से खाली रहता है, इसके बीच में रहता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या रहता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, दोनों गोला पूरी तरह से खाली होते हैं। अब गोला के ऊपर नीचे में लंबवत मतलब होता है 90 अंश। तो गोला के ऊपर नीचे में हम क्या करते हैं, एक विद्युत चुंबक लेते हैं उसके ऊपर नीचे में। जैसे कि इस चित्र को हम छोटे रूप में देखें यहाँ पे, तो ये D1 है और ये D2 है, बीच में एक आवेशित कण है जिसे हमें त्वरित करना है। ठीक, तो इसके ऊपर में N ध्रुव है चुंबक का और इसके नीचे में S ध्रुव है। ठीक, एक्चुअली ये होता ऐसा है कि जैसे ऊपर में ये N है और ये नीचे में क्या है, S है। ठीक, ये देखिए ये चित्र आपका सेम है। ठीक, मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि ऊपर नीचे मेरा हाथ है, समझो एक दायां हाथ वो है S ध्रुव और ऊपर है वो N ध्रुव है और बीच में रहता है D, ऐसे इस तरह से बीच में। ठीक, मतलब ये ऐसा रहता है और बीच में रहता है D1 और D2 और उसके बीच में रहता है आवेशित कण Q। ठीक, तो इस तरह से इसकी संरचना तो आपको समझ आ गया होगा। संरचना क्या है, D1 और D2 धातु के 2 खोखले गोले हैं D आकार के, उनको क्या करते हैं, प्रत्यवर्ती वोल्टेज AC या फिर दोलित्र से हम उसे जोड़ देते हैं। ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उसकी परस्पर लंबवत होती है। ठीक, ये हो गई इसका संरचना। अब देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन कार्य कैसे करते हैं। कार्य को मैं आपको लाइन से बताते जाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा और इसे कहानी के रूप में समझेंगे। ठीक, कि कहानी किस तरह से आगे बढ़ता है उसी तरह मैं भी इसको आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, D1 और D2 होता है, दोनों डीज के बीच में विराम की स्थिति में एक आवेशित कण +Q आवेश रख देते हैं, जिसे क्या करना है, हमें त्वरित करना है। ठीक, तो +Q आवेश को यहाँ पे विराम स्थिति में रखते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ हैं, क्या है, एक प्रत्यवर्ती वोल्टेज AC और एक है चुंबकीय क्षेत्र B। ठीक, इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो दोनों के स्विच को हम ऑन करते हैं। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो ये प्रत्यवर्ती वोल्टेज क्या करेगा, दोनों डी के बीच में विभवांतर उत्पन्न करेगा और विभवांतर उत्पन्न होगा तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी विस्थापित हो जाएगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र स्थापित। अब विद्युत क्षेत्र यदि स्थापित होगा तो ये कण पर क्या करेगा, वो बल आरोपित करेगा। क्या करेगा, कण पर बल आरोपित करेगा। कौन, विद्युत क्षेत्र। अब ध्यान दीजिए, कण जो है वो किधर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए हम ये D1 और ये D2 है, तो D1 को मैं प्लस चार्ज ले लेता हूँ और D2 को ले लेता हूँ माइनस चार्ज। क्या ले लेता हूँ, माइनस चार्ज। ठीक, अभी हम वहाँ पे रुके हैं, कहाँ से, विद्युत क्षेत्र क्या करता है, कण पर बल आरोपित करता है। तो कण जाएगा किधर उसको देखेंगे हम। तो D1 को मैं प्लस चार्ज मानता हूँ और D2 को मान लेता हूँ मैं माइनस चार्ज। तो देखिए कण हमारा प्लस है, क्या है, कण है वो प्लस है। तो प्लस और माइनस क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये D2 की ओर जाएगा ना, क्योंकि ये प्लस है तो ये क्या होगा, D2 की ओर जाएगा। जैसे ही ये अंदर में जाता है तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। गोला के अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। तो जैसे ही अंदर में जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र B जो रहेगा इस कण को क्या करेगा, वो वृत्तीय गति प्रदान करेगा। क्या करेगा, वृत्तीय गति प्रदान करेगा। ठीक, विद्युत क्षेत्र कण पर बल आरोपित करता है तो उसे गति प्रदान करता है, लेकिन चुंबकीय
चुंबकीय क्षेत्र इस कण को वृत्तीय गति प्रदान करता है। तो वृत्तीय गति प्रदान करेगा मतलब इस तरह से कण ये घूमेगा, ठीक, और घूमने के बाद पुनः ये फिर दोनों डी के बीच में वापस आ जाएगा, ठीक। जैसे ही कण दोनों डी के बीच में आधा चक्कर लगाने के बाद वापस आएगा तो हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज AC को इस तरह से निर्धारित करते हैं कि वो सही समय में अपनी दिशा बदल सके। अर्थात देखिए, यहाँ से प्लस से माइनस की ओर गया, ठीक, यहाँ पे आएगा तो ये प्लस चार्ज है, हम जानते हैं, ठीक। तो प्लस है तो इसको फिर क्या होना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा। अर्थात ये फिर माइनस होगा और ये फिर प्लस होगा, तो फिर ये कण क्या होगा, फिर आगे बढ़ेगा। मतलब ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बार बार होते ही रहेगा। जब जब ये कण आगे बढ़ते जाएगा और ये घूमते जाएगा, उसकी त्रिज्या बढ़ते जाएगा, तो ये प्लस और माइनस चेंज होते जाएंगे, ठीक। तो फिर ये कण फिर आगे आएगा, तो आगे आने के बाद फिर इसको चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा और यहाँ आने के बाद फिर वह विद्युत क्षेत्र के द्वारा त्वरित होगा, तो उसका वेग बढ़ते जाएगा। जैसे ही उसका वेग बढ़ेगा मतलब ये स्पीड से क्या होगा, बार बार इसका वेग बढ़ते जाएगा। तो वेग बढ़ेगा तो फिर वो बहुत ही गति से क्या करेगा, गति करने लगता है। और एक ऐसा समय आता है जब वो चुंबकीय क्षेत्र को भर देता है और एक खिड़की के रूप में, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र को भर देता है और एक खिड़की के रूप में साइक्लोट्रॉन के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक। क्या होता है, साइक्लोट्रॉन के रूप में बाहर निकल जाता है। समझ आया आपको? एक बात ध्यान देंगे, यदि एक चक्कर पूरा करते हैं तो वहाँ पे आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल होगा, एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो इसकी जो आवर्तकाल है, कण की आवर्तकाल उसके वेग और त्रिज्या के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ठीक। तो जितना मैं आपको बताया हूँ उन सभी को मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे आप परिभाषा, ठीक, लिखेंगे फिर उसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और समझ आएगा वो, ठीक। तो चलिए लिखें, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग प्रोटॉनों, अल्फा कणों, न्यूट्रॉनों आदि आवेशित कणों को त्वरित करने में किया जाता है, ठीक। ये हुआ इसका परिभाषा। परिभाषा के बाद देखेंगे हम सिद्धांत। तो सिद्धांत हम जानते हैं कि ये सर्पिलाकार, मतलब ये इस तरह से घूमते जाता है, तो सर्पिलाकार पथ का क्या करता है, ये अनुसरण करता है। और यहाँ पे क्या क्या होती है, विद्युत क्षेत्र होती है और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, ठीक। तो चलिए सिद्धांत में लिखेंगे, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा लगातार त्वरित होता है तो वह बढ़ती हुई त्रिज्या के सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करती है तथा उसकी चाल लगातार बढ़ती चली जाती है, ठीक। इस तरह से सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत के बाद संरचना, संरचना में आप लिख भी सकते हैं, फिर भी चलिए मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक। चलिए संरचना लिखें, संरचना लिखेंगे हम। इसमें डी आकार के धातु के दो खोखले गोले D1 और D2 होते हैं जिन्हें डीज कहते हैं तथा ये डीज एक दूसरे से अल्प अंतराल पर रखे होते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ये डीज एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच रखे होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र डीज के लंबवत होते हैं। दोनों डीज का संबंध उच्च आवृत्ति तथा उच्च वोल्टेज के दोलित्र के साथ कर दिया जाता है। ये हो गया इसका संरचना, ठीक। संरचना के बाद कार्यविधि, कार्यविधि थोड़ा लंबा जाएगा, उसे आप कहानी के रूप में देखेंगे या फिर उसको आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो उसको आप आसानी से अपने भाषा में लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए कार्यविधि लिखिए। आवेशित कण जिसे त्वरित करना हो उसे दोनों डीज के बीच में विराम स्थिति में रखते हैं। फिर प्रत्यावर्ती वोल्टेज और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को स्विच को ऑन करते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों डीज के बीच में विभवांतर उत्पन्न करता है जिसके कारण डी के मध्य विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है जो कण पर बल आरोपित करता है और कण गतिशील हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है और आधा चक्कर लगाने के बाद दोनों डी के बीच लौट आता है, मतलब यहाँ तक आएगा, हाँ, दोनों डी के बीच लौट आता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति इस प्रकार निर्धारित की जाती है कि वह ठीक उसी समय अपनी दिशा बदलती है, इसलिए कण को विद्युत क्षेत्र से पुनः त्वरण प्राप्त होता है और उसका वेग बढ़ जाता है जिससे वह बनी हुई त्रिज्या में घूमती है और इनकी आवर्तकाल वेग और पथ की त्रिज्या के ऊपर निर्भर नहीं करता। अतः प्रत्येक बार कण दोनों डीज के बीच लौटता है और उसका वेग बढ़ते जाता है। जब इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र को बंद कर देती है जिससे कण सरल रेखा में चलते हुए साइक्लोट्रॉन के रूप में खिड़की से बाहर निकल जाती है, ठीक। इस तरह से ये हुआ इसका कार्यविधि। कार्यविधि थोड़ा लंबा है लेकिन इसको आप समझ के लिखेंगे तो ये बहुत ही आसान है, ठीक।
फिर इसके बाद निकालेंगे हम व्यंजक। तो व्यंजक के लिए क्या है, कण है वो क्या है, v वेग से, ठीक, v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। तो इसको आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो व्यंजक में, हिंदी में यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माना एक आवेशित कण v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल, ठीक, इसको मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि व्यंजक निकालूंगा तो छोटा पड़ जाएगा जगह। लगने वाला लॉरेंज बल का व्यंजक आप देखे हैं, क्या मिला है आपको, F = QVB और ये मिला है साइन थीटा, QVB साइन थीटा। ध्यान दीजिए ये क्या है, थीटा, मतलब यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। तो थीटा इक्वल टू क्या लेंगे हम, 90 डिग्री। तो F = मिलेगा हमें QVB और ये साइन 90 डिग्री, ठीक। तो F = QVB साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम दे देते हैं समीकरण 1, ठीक। फिर नीचे लाइन से लिखेंगे लॉरेंज बल आवेशित कण को वृत्तीय गति प्रदान करता है। अर्थात लॉरेंज बल क्या है, कण को वृत्तीय गति प्रदान करता है, और वृत्तीय गति को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तीय गति मतलब अभिकेंद्र बल। तो लॉरेंज बल और ये वृत्तीय गति के लिए हम लेंगे अभिकेंद्र बल, तो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो अभिकेंद्र बल इक्वल टू क्या होगा, अभिकेंद्र बल इक्वल टू लॉरेंज बल। अभिकेंद्र बल का व्यंजक होता है mv² r, और लॉरेंज बल क्या निकाले हैं, ये निकाले हैं QVB। देखिए दोनों तरफ से v और v को हम काट देते हैं क्योंकि यहाँ पे v² है और यहाँ पे v है। अब इस v को छोड़ के हम m और r को पक्षांतर करते हैं, तो ये बचेगा यहाँ पे v, r ऊपर जाएगा तो होगा QBR बटे में क्या होगा, ये m नीचे आएगा तो QBR/m। ये किसका वैल्यू मिला हमें, v का वैल्यू। इसे दे देते हैं, इसको समीकरण 1 न दीजिएगा, इसे दे देते हैं अब हम समीकरण 1। अब यहीं से हम r का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो r का वैल्यू ये होगा, तो r इक्वल टू क्या मिलेगा, r को छोड़ के इन दोनों को पक्षांतर, तो m ऊपर जाएगा तो ये होगा mv बटे QB नीचे आएगा तो ये होगा QB। इसे दे देते हैं हम समीकरण 2। तो v का वैल्यू QBR/m और r का वैल्यू mv/QB। उसके बाद हम निकालेंगे कि कण को ये अर्धवृत्त की दूरी तय करने में लगा समय, ठीक, कण को अर्धवृत्त की दूरी तय करने में लगा समय पथ की त्रिज्या और वेग के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो उसका व्यंजक निकालेंगे, आवेशित कण को अर्धवृत्त की दूरी तय करने में लगा समय, ठीक, समय अर्थात हम ले लेते हैं स्मॉल t, ठीक। अब ध्यान दीजिए वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हमको समय का वैल्यू चाहिए, तो समय इक्वल टू क्या मिलेगा, समय इक्वल टू मिलेगा दूरी बटे वेग, ठीक। अर्थात दूरी ये इस तरह से होगा। कण को अर्धवृत्त की दूरी तय किया है, तो पूरे वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, तो आधा के लिए लेंगे तो क्या होगा, ये πr, तो दूरी के जगह क्या लिखेंगे हम, πr लिखेंगे, तो ये होगा πr बटे आएगा वेग को हम लिखते हैं v, ठीक। अब ऊपर से हम क्या करेंगे, r का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो r का वैल्यू क्या है, mv/QB, समीकरण 2 से यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ठीक। इस चित्र को मैं मिटा देता हूँ, यदि पेपर में पूछा जाएगा साइक्लोट्रॉन तो इस चित्र को भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। तो समीकरण 2 से r का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो ये होगा t इक्वल टू r इक्वल टू mv/QB, यहाँ पे π/v है तो ये π/v और mv/QB
क्यू बी। वी से वी कैंसिल होगा तो टी इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक, तो ये जो व्यंजक मिला टी इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी, यहाँ पे टी समय है और ये सभी क्या है, देखिए यहाँ पे कहीं पे आपको वेग दिखाई दे रहा है वी और यहाँ पे आर भी नहीं है। तो वेग और आर अर्थात अर्धवृत्त की दूरी तय करने में लगा समय उसके पथ की त्रिज्या आर और उसके वेग वी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो उसका व्यंजक आपको पूछा जाएगा तो यहाँ तक आपको निकालना पड़ेगा। आवेशित कण को गति करने में लगा समय। ठीक, पथ की त्रिज्या और वेग पर निर्भर नहीं करती, वेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक, आवेशित कण को गति करने में लगा समय पथ की त्रिज्या और वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो उसके लिए ये व्यंजक निकल गया। अब हम निकाल सकते हैं आवर्तकाल के लिए। तो आवर्तकाल के लिए व्यंजक क्या होगा, आवर्तकाल के लिए। ठीक, आवर्तकाल अर्थात ध्यान दीजिए, आवर्तकाल अर्थात क्या होगा, आवर्तकाल को हम टी से दिखाते हैं। तो ठीक, आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल की परिभाषा होता है एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो एक चक्कर पूरा करने में अर्थात यहाँ से होगा तो आधा चक्कर, तो आधा चक्कर के लिए लगा समय टी होगा। क्या होगा, आधा चक्कर के लिए लगा समय टी। फिर आधा चक्कर जाएगा, ठीक, आधा चक्कर फिर यहाँ से आएगा तो यहाँ तक आएगा तो कंप्लीट इसका एक चक्कर होगा। तो एक चक्कर के लिए उसको क्या करने का पड़ेगा, 2 बार समय लेना पड़ेगा। तो टी इक्वल टू 2 इंटू टी। ठीक, इसको दे देते हैं हम समीकरण 4। समीकरण 4 से टी का वैल्यू रख देते हैं तो टी इक्वल टू मिलेगा 2 और टी का वैल्यू क्या होगा, ये पाई एम अपॉन क्यू बी। तो आवर्तकाल का व्यंजक मिला हमें 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब यहीं से हम निकाल लेते हैं आवृत्ति। ये सभी चीज़ आपको इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि पेपर में आपको जो चीज़ पूछा रहेगा उसे आपको बताना है। यदि आवृत्ति पूछा रहेगा तो आवृत्ति, आवर्तकाल पूछा रहता है आवर्तकाल, इस व्यंजक को पूछेगा तो इसको। तो आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति इक्वल टू होता है न्यू इक्वल टू होता है 1/t, अर्थात आवर्तकाल का उल्टा हो जाएगा। तो न्यू इक्वल टू मिलेगा, उल्टा कर दीजिए इसको, तो ये क्यू भी ऊपर जाएगा और नीचे में आएगा 2 पाई एम। तो ये किसके लिए सूत्र निकला, ये निकल गया आवृत्ति के लिए। टॉपिक और देखते हैं हम इसमें, अधिकतम गतिज ऊर्जा। अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल टू होता है 1/2 और एम वी का स्क्वायर। तो वी क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो v मैक्सिमम अर्थात v का वैल्यू हम समीकरण 1 से देखेंगे तो यहाँ पे v मैक्सिमम है तो r भी क्या होगा, r भी मैक्सिमम होगा। और के समीकरण 1 से यहाँ लिख देते हैं हम, समीकरण 1 से, हाँ समीकरण 1 से v का वैल्यू रख दीजिए तो ये होगा के ई को लिख सकते हैं हम ई बस लिख सकते हैं। ठीक, और ई ले लेते हैं मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 और ये m, v की जगह रखेंगे क्यू बी आर अपॉन एम। तो क्यू बी आर को मैक्सिमम ले लेते हैं, आर मैक्सिमम अपॉन एम और ये पूरे का होल स्क्वायर 1/2 स्क्वायर अंदर लाइए तो ये होगा क्यू का स्क्वायर बी का स्क्वायर आर मैक्सिमम का स्क्वायर और नीचे में एम भी स्क्वायर होगा, एक स्क्वायर और एम कट जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का अंतिम व्यंजक मिलेगा ई मैक्सिमम इक्वल टू हमें ये 1/2 और क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर और ये मैक्सिमम बट्टी ये होगा m। ठीक, इस तरह से हम कितना व्यंजक निकाले, एक व्यंजक निकाले यहाँ तक, त्रिज्या और उसके वेग पर निर्भर नहीं करते उसके लिए। दूसरा निकाले आवर्तकाल, तीसरा निकाले इसकी आवृत्ति और चौथा निकाले इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा। इस तरह से इसके बाद है उपयोग और सीमाएं। तो उपयोग और सीमाएं को मैं लिख के आपको दे दूंगा। ठीक, इस तरह से साइक्लोट्रॉन हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।